हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत। मैं आकाश कुमार आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और हमारा चैप्टर नंबर 8 आज हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे इकोनॉमिक्स में। चैप्टर नंबर 7 तक हम लोग बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे सामने देख लीजिए। चैप्टर नंबर 8 है और इसमें हम लोग देखेंगे भारत और भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास का अध्ययन, यानी कि भारत के साथ साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों का हम लोग आपका तुलनात्मक यानी कि आपस में कंपैरिजनल आपका डेवलपमेंट का अनुभव करेंगे कि भैया नेपाल में क्या स्थिति, भूटान में क्या स्थिति है, श्रीलंका में क्या स्थिति है, क्लियर है, बांग्लादेश में क्या स्थिति है, म्यांमार में क्या स्थिति है, क्लियर है, चाइना में क्या स्थिति है, पाकिस्तान में क्या स्थिति है, अफगानिस्तान में क्या स्थिति है, मालदीव में क्या स्थिति है, श्रीलंका में क्या स्थिति है, मलेशिया जो धोरे पड़ोस के देश है, इन सबको भी हम लोग देखेंगे और विकासात्मक अध्ययन का तुलना करेंगे। होता क्या है कि हम जब एक दूसरे से अपना कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीजों में हमको पता लगता है कि हम कहाँ पर पिछड़ रहे हैं, कहाँ पर बढ़ रहे हैं, किस देश में किस स्ट्रक्चर को अपनाकर स्वास्थ्य, हेल्थ यानी कि एजुकेशन सेक्टर, ग्रामीण सेक्टर और बहुत सारे ऐसे आपके सेक्टर है कि कहाँ पर कौन कितना अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे आप देखोगे बांग्लादेश में जो एमएसएमई इंडस्ट्री थी, जो कुटीर उद्योग था, वो बहुत अच्छा था अभी तक, लेकिन अचानक ही वहाँ आपका पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने की वजह से सब कुछ वो तहस नहस हो गया। ये जो सारी चीजें हैं इनको हम लोग आपका देखेंगे और इन्हीं पर हमारा पूरा फोकस रहेगा और इन्हीं को हम जानकर एक एक करके हम लोग आपका पढ़ने पर वो करेंगे कोशिश और इन्हीं सारी चीजों पर आप विचार। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र। भूगोल ने हमें पड़ोसी यानी कि जो भूगोल ज्योग्राफी ने क्या दिया है हमको, हमारे पड़ोसी भी। देखिए, हम मित्रता कैसे करेगी हम इसको चुन सकते हैं, हम हम किससे शादी करेंगे हम उसको आपका चुन सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम चूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी कैसे होंगे ये हम चूज नहीं। वो हमको मिलते हैं, क्लियर है। तो भूगोल ने पड़ोसी, इतिहास ने मित्र और अर्थशास्त्र ने भागीदार तथा आवश्यकताओं ने सहयोग बना दिया है। कितनी अच्छी बात लिखी है। भूगोल ने क्या बनाया हमको पड़ोसी, इतिहास ने हमको क्या बना दिया है, इतिहास ने हमको मित्र बना दिया है और कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ने भागीदार और आवश्यकताओं ने हमको सहयोगी बना दिया है। यानी हर चीज ने किसी न कुछ ना कुछ हमको बनाया है, जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ दिया है कि उन्हें इंसान कैसे अलग कर सकते। अब जिस चीज को भगवान ने जोड़ कर दी, ना कि थ्योरी में गॉड आ जाए फिर आपके हाथ में और हमारे हाथ में है, क्लियर है। कह रहे हैं भैया जिन चीजों को भगवान ने जोड़ के दिया है वो आपके और मेरे हाथ में है। ठीक इस प्रकार को पता है। कह रहे पिछली इकाइयों में हमने भारत के अनेक विकास अनुभव के विस्तार से अध्ययन किया। कह रहे कि पिछली जो इकाई थी उसमें हमने भारत के अनेक अनुभवों और विस्तार से अध्ययन किया है। हमने यह भी अध्ययन किया है कि भारत ने किस प्रकार की नीति अपनाई और उसके विभिन्न पड़ोसी में किस प्रकार के प्रभाव पड़े। पिछले लगभग 2 दशकों से वैश्वीकरण ने विश्व प्राय सभी देश हुआ है, सभी देशों की नवीन आर्थिकी परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों से कल्पित और कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़े। अरे भैया नई नई टेक्नोलॉजी आ रही सभी देशों में, कुछ हम ले रहे हैं, कुछ एडॉप्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं उसके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स हैं वो हमको देखने के लिए मिले। भारत भी इनसे अछूता नहीं है, यानी कि भारत में भी ये सारी चीजें हो रही हैं। आप ये नहीं कह सकते भारत से अछूता है यानी कि बिना स्पर्श करे ही रहे, ऐसा नहीं है। सब लोग उन्होंने स्पर्श किया है। विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थशास्त्रों, अर्थव्यवस्थाओं को
सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय अपना, अरे चाहे कोई भी देश हो, वो क्या करते हैं, अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय, इसी उद्देश्य से वे अनेक प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक समूह ऐसे करते हैं। वैश्विक यानी कि विश्व लेवल पर एक मंच साझा करते हैं, क्षेत्रीय यानी कि जो आपके लोकल लेवल है उन पर भी वो अपना जो मतलब मंच है उसको वो आपका साझा करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ टचेबिलिटी है। अब कह रहे हैं कि क्षेत्रीय जो करते हैं, जैसा कि सार्क, यूनियन, संघ, ब्रिक्स, आसियान, G8 और G20, ब्रिक्स आदि। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्र इस बात के लिए उत्सुक हैं कि वे अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। आज भी कितनों की क्या कोशिश रहती है कि भैया आखिर में हमारे यहाँ किस प्रकार की हमने नीति अपनाई है, कैसे हमने अपने पड़ोसी के साथ की पॉलिसी को अपनाकर उनकी विकासात्मक नीति को हमने अपनाकर किस प्रकार से हम लोग उनको बदल रहे हैं, किस प्रकार से उनका बढ़ावा पड़ रहा है, इन सारी चीजों को देखने और जानने का प्रयास लोग प्रॉपर ही करते रहते हैं। ठीक, इसमें उन्हें अपने पड़ोसी देश और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसे विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए आवश्यक समझा गया है, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सीमित संसाधनों में न केवल विकसित देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे थे, बल्कि आपसी प्रतिस्पर्धा का, यानी कि केवल एक चीज में नहीं, वो आपसी जो प्रतिस्पर्धा थी, जो कंपटीशन था, वो उसका भी आपका सामना कर। ऐसा क्यों है ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने पड़ोसी देशों की अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं की जानकारी आवश्यक थी, क्योंकि क्षेत्र में सभी मुख्य सामान्यता आर्थिक गतिविधियां सहभागितारी वातावरण में मानव विकास का संबंध है। मानव जो विकास है ये आपका संबंधित आपको। इस अध्याय में हमने भारत और उसके दो पड़ोसी देश यानी कि राष्ट्रों पाकिस्तान और चीन के द्वारा अपनाई गई विकासात्मक नीतियों की तुलना करें। के द्वारा अपनाई गई नीतियां हैं पाकिस्तान और जो चाइना है उसके द्वारा जो अपनाई गई आपका विकासात्मक। परंतु यह याद रखना होगा कि भौतिक संसाधन संपन्नता संबंधी साधन के बावजूद विश्व में बड़े लोकतंत्र में 50 से अधिक वर्षों तक धर्मनिरपेक्षता और अति उदार संविधान के प्रति प्रबद्ध रहे भारत की राजनीति शक्ति व्यवस्था और पाकिस्तान की सत्तावादी सैन्यवादी राजनीतिक शक्ति संरचना या चीन की निर्देशित अर्थव्यवस्था के बीच कोई समांतर नहीं। अगर आप देखोगे तो भारत में क्या था, धर्मनिरपेक्षता, उदार संविधान था, उसके प्रति हम लोग प्रतिबद्ध थे। भारत की राजनीति शक्ति व्यवस्था पर आधारित, लोक सत्ता पर। पाकिस्तान में क्या था, सत्तावादी और आपके सेनावादी। चाइना की जो पॉलिसी थी वो कैसी थी, डायरेक्शन देने वाली थी। अरे इनका कोई आपस में लेन देन था ही नहीं। चाइना में मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट, भारत में डेमोक्रेसी, और उधर पाकिस्तान में आपकी सैन्य ताकत, यानी कि सेना ही रूल कर रही थी। इनका कोई आपस में को रिलेशन, को इंटरलिंक है ही नहीं किसी प्रकार से। सबके दिशा कह रहे हैं कि हाल ही में उदारवादी व्यवस्थाओं की दिशा में अग्रसर होना प्रारंभ हुआ। शायद ये कुछ आपका लिबरलिज्म की तरफ देखने लगे कि भैया कैसा हो रहा है इन सब चीजों को। अब आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं विकास पथ एक चित्रांकन। कह रहे जो डेवलपमेंट का पथ है पर एक हमको चित्रांकन चित्रित करने देखने की जरूरत है। कह रहे क्या आप जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और चीन को विकासात्मक नीतियों में अनेक समानताएं हैं। तीन राष्ट्रों ने विकास पथ पर एक समय चलना प्रारंभ किया था। भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए
चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई। उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा, यद्यपि भारत और चीन के बीच विचारधारा में बहुत भेद है, लेकिन नए और क्रांतिकारी परिवर्तन एशिया की नवीन भावना, ध्यान दीजिए, एशिया की नवीन भावना नवीन शक्ति का प्रतीक है जो एशिया के देशों में साकार के रूप में ग्रहण होगी। यानी कि चाइना को चाइना देश एक्सेप्ट करने वाला सबसे पहले भारत ही था। देखिए, कोई भारत पर अपनी पॉलिसी चला था, भारत ही था। जिसको देश माना जाए, उसको कंट्री रखा जाए, पहला पक्षकार था वो भारत। उसके देखिए, तीन देशों ने एक ही प्रकार की विकास नीतियों को तैयार करना शुरू हुआ। भारत ने 1951 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, पाकिस्तान ने 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। मध्यकालिक विकास योजना भी कहा गया। क्या कहा गया? मध्यकालिक। चाइना ने 1953 में अपनी पहली प्रथम वर्षीय योजना का घोषणा की। वर्ष 2018 में पाकिस्तान की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2018 से 23 का कार्य शुरू हुआ। 12वीं कहाँ चली? पाकिस्तान। जबकि चाइना में अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना, कौन से नंबर की? 14 पंचवर्षीय योजना। भारत की वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 पर आधारित थी। मार्च 2017 तक भारत पंचवर्षीय योजनाओं के आधार में विकास नीति अपनाई। भारत पाकिस्तान ने समान नीति अपनाई, जैसे वृहद सार्वजनिक सेक्टर का सर्जन, सामाजिक विकास में सामाजिक लिए। 1980 के दशक तक तीन देशों की समृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय समान थी। एक दूसरे की तुलना आज की क्या है, का उत्तर देने से पहले आइए हम चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों में ऐतिहासिक पथ जानकारी। पिछले 3 इकाइयों का अध्ययन करने के बाद हमें यह जानते हैं कि भारत स्वतंत्र प्राप्ति के समय कौन सी नीतियां अपना रहा था। यानी कि पंचवर्षीय योजना कोई भारत में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और चाइना में भी उन लोगों ने लागू की। और अब देखने की बात यह है कि इसकी सफल रही, ये मेन मुद्दा होता है। भाई, कौन कितना सफल रहा अपनी विकासात्मक के लिए, कौन कितना आगे तक विकास की सुराह में बढ़ गया अपनी विकासात्मक नीति को लेकर, यही मेन मुद्दा हो। ठीक है, चीन एक दलीय शासन के अंतर्गत गणराज्य की स्थापना करने के बाद अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र, उद्यमों तथा भूमि जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्ति द्वारा किया जाता है को सरकारी नियंत्रण में लाया गया। अब मेन क्या है? एक दलीय शासन व्यवस्था, यानी कि वहां केवल एक ही दल है। हमारे यहाँ तो बहुदलीय शासन व्यवस्था है ना, एक कांग्रेस है, मार्क्सिस्ट है, पार्टी है, आपका रिपब्लिकन है, कोई कांग्रेस, आपका लोकतंत्र है, अलग अलग बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी, सिंगल दल है। ठीक, ये भी क्या कर रहे हैं? राज्य रिपब्लिक की स्थापना की बात करते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जिनके स्वामित्व और संचालन को उन्होंने क्या किया है? सरकारी नियंत्रण में ले लिया। कि चाहे भूमि हो, लैंड हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, सब ओवरऑल कंट्रोल द गवर्नमेंट। ठीक, सारा कंट्रोलिंग किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। कह रहे हैं कि 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड का अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना है। द ग्रेट लीप फाउंडेशन का मतलब क्या था? उन्होंने एक ही अपने उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, भाई कुछ भी हो, देश के अंदर हम लोगों को क्या करना है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण देश का एक ऐसा सेक्टर है वहां पर रोजगार और उत्पादन दोनों ही बहुत आपके सृजनात्मक कार्य से आगे बढ़ते। ठीक, रोजगार भी मिलता है और उत्पादन। लोगों को अपने घर के पिछड़वे में उद्योग लाने के लिए प्रोत्साहन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए। कम्यून पद्धति के अंतर्गत सामूहिक लोग खेती करते थे। 1858 और 2600 कम्यून थे
जिनमें समस्त कृषक शामिल थे। कैसे थे? कम्यून क्या है? सब लोग आपका जो मिलकर एक साथ खेती करते हैं, इसी को बोलते हैं कम्यून। क्या कहा गया? कह रहे GLF अभियान की अनेक समस्याएं हैं। भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी, जिससे लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए। 30 मिलियन लोग, ठीक, लगभग 30 लाख लोग। जब रूस और चाइना के बाद बीच संघर्ष शुरू हुआ, तब रूस ने अपने विशेषज्ञों को वापस बुला लिया। उन्होंने औद्योगिकरण प्रक्रिया के दौरान सहायता की जो चीन को भेजे थे। 1965 में माओ ने महान सरवारा संस्कृति का आरंभ की और 1966 और 76 छात्र और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्र में जाकर काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा। कितनी बढ़िया बात है। बाकी में आप कुछ करना चाहते हैं तो गांव में जाइए, जाकर देखिए, पता करिए, सरवारा वर्ग को एनालिसिस कीजिए, देखिए जो लोग केवल जीने के लिए ही सर्वाइव कर रहे हैं, उन लोगों के पास जाइए, उनको जोड़िए, अपनी संस्कृति और अपने काम का हिस्सा बनाइए। और जब बना तो यकीन मानिए वो बदलाव ऐसे थे जिन्हें आप अनएक्सपेक्टेड मान। बहुत सारे बदलाव हमने यहाँ झेले और देखे। क्लियर है? देख लिया? यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? देख लीजिए, कोई डाउट रहा हो किसी का पूछ सकते हैं आप, जितना हमने पढ़ा है। कोई भी किसी का कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत